अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से हो सब? चलो भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। अच्छा, आज हम लोगों ने क्या करना है? आज हम लोगों ने पेटी कैश सिस्टम पढ़ना है। सबसे पहले आज हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है पेटी कैश सिस्टम क्या होता है, फिर हमें पेटी कैश बुक भी समझ आएगी। ठीक है? पेटी कैश सिस्टम बोल लेते हैं। पेटी कैश सिस्टम। पेटी का मतलब होता है, पेटी का मतलब होता है स्मॉल। पेटी का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है जी। तो पेटी कैश सिस्टम का आसान मतलब ये बन रहा है कि स्मॉल कैश सिस्टम। ठीक है। पेटी कैश में सिस्टम छोटा मोटा कैश जो होता है उसको हैंडल करने का क्या सिस्टम होता है। देखो, एक बात याद रखना। एक बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस के अंदर बिजनेस के अंदर अक्सर का क्या होता है, बिजनेस के पास एम्प्लॉयज होते हैं। बिजनेस के पास कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनके पास बिजनेस का क्या पड़ा होता है, कैश पड़ा होता है। बिजनेस अपने एम्प्लॉयज के हैंड ओवर कुछ ना कुछ कैश कर देता है। परचेज करने के लिए बिजनेस एम्प्लॉय को कैश क्यों देता है? ताकि परचेज ऑफ गुड्स हो जाए या परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट कर ले, नहीं, ये मकसद नहीं होता। अक्सर औकात बिजनेस में बहुत स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं। बहुत स्मॉल एक्सपेंसेस, ये जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, इन्होंने बिजनेस के अंदर स्मॉल या पेटी एक्सपेंसेस करने होते हैं। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गेस्ट आ गए, उनके लिए टी एंड बिस्किट्स ले लिए। या फिर आप कह सकते हो कि कोई आपने स्टेशनरी का सामान ले लिया। कोई आप कह सकते हो बस टिकट्स ले ली। तो इस तरह के छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं बिजनेस में, उन्हें कहते हैं पेटी एक्सपेंसेस। और पेटी एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस अपने एक एम्प्लॉय को क्या दे देती है, पेटी कैश दे देती है। ठीक है, ये बात है। अब ये जो एम्प्लॉय जिसको को पेटी कैश मिलता है, इसको पेटी कैश मिलने के तीन सिस्टम्स हैं। इसको पेटी कैश जो मिलता है इसे तीन सिस्टम्स के तहत मिलता है। तीन पॉलिसीज हो सकती हैं। ठीक है। एक होता है ओपन सिस्टम, एक को हम कह लेते हैं फिक्स्ड सिस्टम, और एक को कहते हैं हम इम्प्रेस्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में कैश इज हैंडेड ओवर टू एम्प्लॉय व्हेन एवर इट इज नीडेड। सही है जी। अच्छा, एम्प्लॉय को बिजनेस बिजनेस मतलब एक और कोई बड़ा एम्प्लॉय होगा। बिजनेस जो है अपने एम्प्लॉय को कैश हैंड ओवर कर देती है जब भी कैश की जरूरत होती है। बिजनेस अपने एम्प्लॉय को कैश हैंड ओवर कर देती है जब भी एम्प्लॉय को उस कैश की जरूरत होती है। ठीक है। कोई फिक्स सिस्टम नहीं होता। सिंपल नीड बेसिस पे जब भी एम्प्लॉय को पेटी एक्सपेंसेस के लिए कैश चाहिए होता है, बिजनेस क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को कैश दे देता है। इसे कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है। अच्छा, फिर आता है फिक्स्ड सिस्टम। फिक्स सिस्टम में क्या होता है?
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश इज गिवन टू एम्प्लॉय। फिक्स्ड अमाउंट कैश की जो होती है एम्प्लॉय को दी जाती है, ठीक है जी, एट रेगुलर इंटरवल, एट ऑन मंथली बेसिस भी कह सकते हैं, एट रेगुलर इंटरवल। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश इज गिवन टू एम्प्लॉय एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल आप समझ लो कि भाई मंथली बेसिस पे, एक रेगुलर इंटरवल के बाद मंथली या वीकली बेसिस पे फिक्स्ड अमाउंट कैश की एम्प्लॉय को दी जाती है पेटी एक्सपेंसेस करने के लिए। पेटी एक्सपेंसेस करने के लिए फिक्स्ड अमाउंट दी जाती है। जैसे आप सब बच्चों को हो सकता है घर वालों से पॉकेट मनी मिलती है ना, तो आप लोगों को पॉकेट मनी हो सकता है कुछ बच्चों को नीड बेसिस पे मिलती हो, यानी कि जब उनको जरूरत हो पैसों की, खर्चों की, तो घर वाले सिर्फ तभी खर्चा देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनकी 4,000 5,000 पॉकेट मनी फिक्स होगी, घर वाले कहते हैं जी, अबू कहते हैं जी बेटा आपको हम 5,000 पर मंथ देंगे या 10,000 पर मंथ देंगे, आपने क्या करना है इसी के अंदर अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। तो इसे क्या कहते हैं, फिक्स सिस्टम। जहां पे घर वालों ने कोई लिमिट सेट नहीं की हुई, वो क्या था, ओपन सिस्टम। जहां पे आपकी पॉकेट मनी पे लिमिट सेट है, उसे क्या कह देंगे, फिक्स्ड सिस्टम। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश इज गिवन टू एम्प्लॉय एट रेगुलर इंटरवल। सही है, समझ आ रही है बात। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैं एक एग्जाम्पल बना के देता हूँ ताकि आपको और अच्छी समझ आ जाए। फिक्स्ड अमाउंट सेट की है, फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट हमने सेट कर ली ₹10,000, लेट्स सपोज, ठीक है, 100 में लेते आसान होते समझ में। फिक्स्ड अमाउंट ₹100 हमने बुक कर ली, ठीक है। जनवरी के मंथ में बिजनेस जो है एम्प्लॉय को कितने पैसे देगा, बिजनेस एम्प्लॉय को कितने पैसे देगा, ₹100। और जनवरी के मंथ में एम्प्लॉय ने के एक्सपेंसेस हैं ₹30। समझ आ रही है बात। बिजनेस ने एम्प्लॉय को जनवरी में कितने पैसे देने हैं, 100। क्यों, क्योंकि बिजनेस ने एग्री किया कि भाई फिक्स्ड अमाउंट कितने, 100, और एम्प्लॉय ने वो कितने पैसे स्पेंड कर दिए एक्सपेंसेस में, ₹30 के। ठीक है जी। एम्प्लॉय इससे करते हैं, इसको थोड़ा ना अरेंज करते हैं ताकि समझाना और आसान हो। रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, और हम बनाते हैं स्पेंट बाय एम्प्लॉय, और रिमेनिंग। और यहाँ मैं मंथ लिख देता हूँ। जनवरी के मंथ में एम्प्लॉय को कितने पैसे मिले, ₹100। एम्प्लॉय ने स्पेंड कर दिए, एम्प्लॉय ने स्पेंड किए ₹30। सबको समझ आ रही है। एम्प्लॉय के पास रिमेनिंग बैलेंस कितना रह जाएगा, एम्प्लॉय के पास जनवरी के एंड पे एम्प्लॉय के पास कितना रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा, 70। वेरी गुड, 70, 70 रह जाएगा। फेब्रवरी के मंथ में एम्प्लॉय को कितने पैसे रिसीव होंगे, फरवरी के मंथ में एम्प्लॉय को कितने पैसे रिसीव होंगे, चैट बॉक्स में बताएं। फरवरी के मंथ में एम्प्लॉय को कितने पैसे रिसीव होंगे, 100। वेरी गुड। लेट्स सपोज फरवरी के मंथ में एम्प्लॉय ने, लेट्स सपोज फरवरी के मंथ में एम्प्लॉय ने कितने पैसे खर्च किए, मैं कहता हूँ फरवरी के मंथ में एम्प्लॉय ने आधे पैसे खर्च कर दिए। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना है, रिमेनिंग बैलेंस कितना है पता है आपको, 59, नहीं नहीं नहीं, 50 नहीं है, ध्यान से, 120। देखो, देखो, रिमेनिंग बैलेंस अब कैसे आएगा, 70 लास्ट मंथ के बचे हुए थे उसके पास, प्लस 100 उसको और मिल गए, -50, 50 उसने स्पेंड किए। जो रिसीव हुए हैं ये ऐड होते हैं, जो स्पेंड किए हैं वो माइनस हो गए। 70 लास्ट मंथ के पड़े हुए थे, 100 मजीद रिसीव हुए, 50 माइनस हो गए। तो अब कितना रिमेनिंग बैलेंस होगा, 70 पुराने पड़े हुए थे, 100 मजीद मिल गए, 170 हो गए,
और 50 रुपए उसमें से खर्च हुए सिर्फ 120। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जा रहे हो। अच्छा, मार्च के मंथ में आते हैं। मार्च में भी कितने मिलेंगे? 100। मैं कहता हूँ एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, एक्सपेंसेस 80 पे चले गए इस महीने, एक्सपेंसेस 80 पे चले गए। तो अब रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा? 140। अब मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल 120 बचे हुए थे, प्लस 100 और आए और 80 खर्च हो गए। 140। कुछ समझ आ गए? 120, 220 हुआ, 220 में से 80 निकाल दिया, ठीक है 140। तो मुझे उम्मीद है आपको फिक्स्ड सिस्टम समझ आ गया। ये मैंने फिक्स सिस्टम का टेबल बनाया है कि फिक्स्ड अमाउंट अगर कैश एम्प्लॉय को दी जाए रेगुलर इंटरवल पे, तो किस तरह से सिस्टम चल रहा होगा। अब हम आते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम में। इम्प्रेस सिस्टम में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश इज मेंटेन्ड। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश इज मेंटेन्ड, ठीक है, विद एम्प्लॉय एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब बच्चों यहाँ पर मंथली भी ले सकते हैं, वीकली भी ले सकते हैं, मगर मैं अभी मंथली का इंटरवल ले रहा हूँ। रेगुलर इंटरवल का मतलब है हर रेगुलर इंटरवल, मतलब तुम कैसे समझाऊं, मतलब मंथली, अगर हर मंथ किसी को पॉकेट मनी मिलती है हम कहेंगे रेगुलर इंटरवल पे मिलती है, हर वीक मिलती है तो हम कहेंगे रेगुलर इंटरवल पे मिलती है। इसको कहते हैं रेगुलर इंटरवल, यानी कि जो टाइम पीरियड है ना वो सेम है। मंथली, मंथली ले लेते हैं अभी आसानी के लिए। अच्छा, यहाँ पर है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश इज गिवन टू एम्प्लॉय, और यहाँ पर है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश इज मेंटेन्ड विद एम्प्लॉय। यहाँ पे गिवन टू एम्प्लॉय था, इज मेंटेन्ड विद एम्प्लॉय। गिवन टू एम्प्लॉय और मेंटेन्ड विद एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है, इसको अभी हम करते हैं। इसी एग्जांपल को कॉपी करते हैं, इसी एग्जांपल को कॉपी करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या मतलब है इसका। टेंशन ही नहीं। ये मैं इम्प्रेस सिस्टम का चार्ट बना रहा हूँ आपके सामने। लेट सपोज यहाँ पर भी इम्प्रेस सिस्टम में भी ये जो फिक्स्ड अमाउंट हम कह रहे थे ना, ये फिक्स्ड अमाउंट ₹100 ही है, ठीक है। तो जनवरी में एम्प्लॉय को मिले ₹100, और एम्प्लॉय ने ये तीन तीन खर्चे किए थे। एम्प्लॉय के खर्चे थे 30, 50 और 80, वही रखते हैं। रिसीव हुए एम्प्लॉय को कितने? ₹100 जनवरी में, ₹100 रिसीव हुए, ₹100 रिसीव हुए, ठीक है। अच्छा, स्पेंड बाय एम्प्लॉय, स्पेंड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने ₹30 खर्च कर दिए, एम्प्लॉय ने ₹30 खर्च कर दिए, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा एम्प्लॉय के पास? एम्प्लॉय ने रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा एम्प्लॉय के पास? 70। बहुत आसान बात है, 70 होगा। फेब्रवरी में अगर एम्प्लॉय को हम इस सिस्टम में भी 100 दे दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिर फिक्स सिस्टम बन जाएगा। फिक्स सिस्टम में था फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश इज गिवन टू एम्प्लॉय, मगर इम्प्रेस सिस्टम में ऐसा नहीं है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश इज मेंटेन्ड विद एम्प्लॉय। हमने ₹100 की अमाउंट मेंटेन करके देनी है। उसके पास ₹70 है, हमने उसको 70 को ₹100 मेंटेन करके देना है। हर महीने के एंड पे या स्टार्ट में ₹100 देना नहीं है, ₹100 उसको मेंटेन करके देने हैं, ठीक है। तो ₹70 उसके पास थे। अब एम्प्लॉय को कितने पैसे मिलेंगे? अब एम्प्लॉय को सिर्फ ₹30 मिलेंगे। अब एम्प्लॉय को ₹30 मिलेंगे। ₹30 कैसे आता है आंसर? अब आप पूछेंगे सर ये ₹30 हम आंसर कैसे निकालें, इसमें रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय कैसे आएगा, ठीक है जी।
आप कहेंगे फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, आपके पास आता है एक फॉर्मूले से, फिक्स्ड अमाउंट जो आपने की है उसमें से माइनस कर देंगे हम रिमेनिंग बैलेंस, या आप ऐसे करके निकाल लें, या जो एम्प्लॉय को पैसे मिलेंगे, ठीक है, वो होगी वो होगी अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉय इन द पास्ट। पास्ट में एम्प्लॉय ने कितने अमाउंट स्पेंड कर दिए वो होगी। दोनों सूरतों में देखो ना, 70 उसके पास थे, 100 उसको बना के देना था। तो क्या किया, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मुझे आदत नहीं है आपको फॉर्मूले बिला वजह याद कराने की। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपने कॉन्सेप्ट से खुद ही पिक करना है। 70 थे, 100 रुपीज मेंटेन करके देना, तो उसको 30 देने पड़ेंगे। तो वो 30 रिमेनिंग बैलेंस में, फिक्स्ड अमाउंट में से रिमेनिंग बैलेंस माइनस कर दें, फिर भी आपके पास आ जाएगी। या आप कहें भाई एम्प्लॉय ने खर्चे कितने किए, 30 के ना, तो 30 रुपीज ही उसको और दे दो, ताकि उसके पास अमाउंट मेंटेन हो जाए। ठीक है, सबको समझ आ रही है बात? अच्छा खैर, उसके पास 30 रुपीज, अब उसके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा, अब उसके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा, यहाँ पे अब थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अब उसके पास रिमेनिंग बैलेंस आएगा, 70 थे, ठीक है, प्लस प्लस हुए उसके पास 30, और खर्च उसने कर दिए कितने, 50। उसके पास रिमेनिंग बैलेंस आ गया हमारे पास 70 + 30 -50। 70 थे, 30 उसको मजीद मिले, 50 रुपये उसने खर्च कर दिए, 100 - 50, ठीक है जी। अब उसके पास यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस 50 रह गया। अब मार्च में उसको कितने मिलेंगे, दो तरीके हैं, अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉय इन द पास्ट, ये उठा लो, या कह लो कि भाई 100 का बनाना था, फिक्स्ड अमाउंट 100 है, और उसके बाद रिमेनिंग बैलेंस 50 रह गया, 100 - 50 = 50। अब उसके बाद 50 है, इस 50 को 100 बनाना है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 50 देने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके पास अब बैलेंस आ गया, 50 पहले थे, +50 मजीद मिल गए, -80। अब उसके पास रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा रिमेनिंग बैलेंस, कौन बताएगा, 20, ठीक है। अच्छा, अब अप्रैल में कितना होगा, आसान तरीका ये है कि जितने अमाउंट एम्प्लॉय ने स्पेंड की है, 80 स्पेंड किया है, 80 ही उसको मिल जाएंगे लास्ट मंथ में। वैसे आप देखें तो 20 रुपए उसके पास पड़े हुए हैं, 100 रुपए उसको फिक्स्ड अमाउंट मेंटेन करके देनी है, तो मजीद अप्रैल में 80 रुपीज उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब आप में से किसी बच्चे का कोई सवाल है फिक्स सिस्टम या इम्प्रेस सिस्टम से, ये देख लो और मुझसे पूछ लो। ओपन सिस्टम तो बहुत आसान है, एम्प्लॉय को जब जरूरत पड़ी उसने पैसे दे दिए। फिक्स सिस्टम में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश एम्प्लॉय को दी जाती है, और इम्प्रेस सिस्टम में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश इज मेंटेन्ड विद द एम्प्लॉय होता है। चले, वेरी गुड। अब होगा क्या, ये जो एम्प्लॉय होगा ना, ये जो एम्प्लॉय होगा ये जो एम्प्लॉय होगा ना, जिसको कैश मिलेगा, ये कैश, ये जो एम्प्लॉय है बेचारा, सॉरी, ये जो हमारा एम्प्लॉय होगा जिसको बिजनेस पेटी कैश देगी, ये जो एम्प्लॉय होगा, ये अपने पास एक डिटेल बनाएगा, ये अपने पास डिटेल बनाएगा ऑफ रिसीव्ड कैश रिसीव्ड एंड पेड। कैश कितना इसने पे किया, एक्सपेंस कितना किया, स्पेंड कहाँ कहाँ किया, और कैश इसको मिलता कितना है। तो ये एम्प्लॉय जो डिटेल बनाएगा ना, जो कैश रिसीव्ड और पेड की, इससे कहेंगे, इससे आप लोगों को पता है क्या कहेंगे, पेटी कैश बुक। जो ये डिटेल बनाएगा ना कैश रिसीव्ड और पेड की, उससे क्या कहेंगे, पेटी कैश बुक। उससे कहेंगे पेटी कैश बुक, उसे पेटी कैश बुक कहेंगे। चले जी, वेरी गुड। अच्छा,
मेरे पास एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू है वैसे तो, मगर उसके अंदर ही मैं आपको क्वेश्चन भी समझा देता हूँ पेटी कैश। अच्छा ठीक है। पेटी कैश में कोई कुछ चीजें लिखी हैं, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। पेटी कैश इज द कैश हेल्ड बाय बिजनेस टू पे फॉर, पेटी कैश होता है बिजनेस में स्मॉल आइटम्स ऑफ एक्सपेंस पे करने के लिए, जहाँ पे कन्वीनियंट होता है पे करना नोट्स और कॉइन्स में, और बैंक अकाउंट से पे करना कन्वीनियंट या आसान नहीं होता। पेटी कैश यूज किया जा सकता है फॉर टू पे बस फेयर्स, टैक्सी फेयर्स, टी एंड कॉफी फॉर द ऑफिस एंड सो ऑन। When petty cash transactions take place, the entity records both an expense and a reduction in the asset petty cash in the petty cash book. Source document to record transactions in petty cash book is usually invoice. Petty cash book में रिकॉर्डिंग करने के लिए आमतौर पे जो सोर्स डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो आमतौर पे क्या होती है, वो हमारी इनवॉइस होती है। नेक्स्ट, पेटी कैश सिस्टम्स है ओपन सिस्टम्स, फिक्स सिस्टम्स और इम्प्रेस्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम, फिक्स सिस्टम और इम्प्रेस्ड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, कैशियर रिसीव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पेटी एक्सपेंसेस, आफ्टर स्पेंडिंग देम ऑल दे सबमिट रिसीट्स टू द कैशियर हु पेज देम मोर। कैशियर जो होता है, कैशियर वो मैं जो एम्प्लॉय कह रहा था ना आपको, वो असल में क्या होता है, वो कैशियर होता है। कैशियर को स्मॉल अमाउंट मिलती है पेटी के एक्सपेंसेस के लिए, जब वो सारे स्पेंड कर लेते हैं तो रिसीट्स देता है कैशियर को, तो कैशियर दूसरा जो बड़ा कैशियर होता है वो उसको और पैसे दे देता है। फिक्स सिस्टम में कैशियर आर प्रोवाइडेड विद फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, और इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, सेट अमाउंट एस्टेब्लिश होती है। वेरी कॉमन पेटी कैश सिस्टम इज कॉल्ड impress system. Under this system a set amount is established, say rupees 10,000. This set amount is called impress, यानी कि वो जो फिक्स्ड अमाउंट होती है ना इम्प्रेस सिस्टम में, जो फिक्स्ड अमाउंट होती है उस अमाउंट को क्या कहा जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, इम्प्रेस्ड। यानी कि अभी जो हम एग्जांपल करके आए हैं उसमें 100 रुपीज इम्प्रेस्ड की अमाउंट थी। At any moment in time, the petty cash balance plus the amount on invoices and notes should sum to the impressed। हाँ, कभी भी जो पेटी कैश के पास जो अमाउंट होगी, अमाउंट ऑन द इनवॉइसेस यानी कि जो आपने एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, और पेटी कैश का जो आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, जो आपके एक्सपेंसेस हुए जो आपके बैलेंस हुए हैं वो इक्वल आएंगे किसके, सम टू द इंटरेस्ट। इनको अगर आप ऐड करोगे एक्सपेंसेस को और बैलेंस को तो वो आपके पास हमेशा हमेशा इक्वल आएंगे इंटरेस्ट के। ये देखो, अगर आप कभी भी देखो 30 + 70 equals to 100, 50 + 50 equals to 100, 80 + 20 equals to 100। वो कह रहे हैं अमाउंट जो स्पेंड किया एम्प्लॉय ने, ये अमाउंट इनवॉइस के ऊपर होगी क्योंकि बिल्स के ऊपर ये अमाउंट होगी, और जो बैलेंस होगा अगर इनको कभी भी आप सम करोगे तो ये इक्वल किसके आएगा, इम्प्रेस्ड के आएगा। ये वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये याद रखनी है बात, आपने इस पे एमसीक्यू बन सकता है। हमेशा क्या होगा, पेटी कैश का बैलेंस प्लस द अमाउंट ऑन इनवॉइस, यानी कि जो एक्सपेंसेस हैं जो उसने स्पेंड किए हैं खर्चे, इनको अगर आप कभी भी ऐड करोगे तो इंटरेस्ट की इक्वल आएगा। Periodically, the invoices are removed and replaced by cash to re-establish the interest in cash। आसान बात है, the amount of replenishment shall be equal to amount of replenishment। replenishment का मतलब आप समझें, the amount of receipt, the amount of refilling, यानी कि जो रीफिल होगा या जो रिसीट होगी हमेशा इक्वल होगी टू नेट एक्सपेंसेस मेड फ्रॉम द पेटी कैश। ये भी देख लो, ये भी हम वेरीफाई कर लेते हैं कि देखो इसके अंदर जो आपको पैसे रिसीव होंगे ना, जैसे 30 मिले, ये कितनी अमाउंट थी जो स्पेंड हुई थी, जो एक्सपेंसेस थे। 50 मिले तो ये जो 50 रिसीव हुए थे ये 50 के खर्चे किए हुए थे। ये 80 मिले, 80 के खर्चे मिले। अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉय इन द पास्ट, यानी कि वही मैं आपको जो बात बता रहा हूँ। तो हमेशा क्या होगा, ये जो आपके पास अमाउंट आएगी ना इसके अंदर, रिप्लेनिशमेंट की जो अमाउंट होगी, जो रीफिल करना आपने कैश, वो इक्वल होगा टू नेट एक्सपेंसेस मेड फ्रॉम द पेटी कैश। ये नेट एक्सपेंसेस के इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ रिप्लेनिशमेंट शुड बी इक्वल टू
नेट एक्सपेंसेस मेड फ्रॉम द पेटी कैश, रिसीट्स आर इक्वल टू, इसको शॉर्ट करके लिख लेते हैं, रिसीट्स आर इक्वल टू नेट एक्सपेंसेस। एक ये बात इक्वेशन आपने याद रखनी है इसके अंदर। और ये जो बात की है ना, पेटी कैश बैलेंस प्लस द अमाउंट ऑन बैलेंस, इम्प्रेस्ड अमाउंट हमेशा इक्वल होगी, इम्प्रेस्ड अमाउंट हमेशा इक्वल होगा बैलेंस जो उसके पास पड़ा है प्लस जो उसके अमाउंट ऑन इनवॉइसेस को हम एक्सपेंसेस कह लेते हैं। बैलेंस प्लस नेट एक्सपेंसेस के इक्वल होगा इम्प्रेस्ड, और रिसीव्ड्स आर इक्वल टू नेट एक्सपेंसेस। जितने आपके नेट एक्सपेंसेस होंगे उतने ही पैसे आपको मजीद मिल जाएंगे, ताकि आपके पास वो इम्प्रेस्ड स्टेब्लिश हो सके। अब ये दो इक्वेशंस असल में आप याद रखो, पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पेटी कैश बुक आपको बनानी नहीं आएगी, पेटी कैश बुक आपको बनानी नहीं आती, इसलिए पेटी कैश बुक की डिटेल में हमने नहीं जाना। ठीक है, अभी आप लोगों को पेटी कैश बुक बनानी नहीं आती, या मतलब बनानी नहीं आती का मतलब ये नहीं कि आप बना नहीं सकते। पेटी कैश बुक आपके कोर्स में आपसे मांगा नहीं जाएगा कि आप पेटी कैश बुक बनाएं। आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी कि भाई इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है और नेट एक्सपेंसेस कितने हैं या बैलेंस कितना है, या इस तरह की इक्वेशंस पूछी जाएंगी। तो वो इक्वेशंस आपने याद कर लेनी है। ये जो है, एक ये इंटरेस्ट की अमाउंट इक्वल होती है बैलेंस प्लस नेट एक्सपेंसेस के, और कितने पैसे आपको रिसीव होंगे या अमाउंट ऑफ रिप्लेनिशमेंट कितनी होगी जितने नेट एक्सपेंसेस किए होंगे। ये दो इक्वेशन सबको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो मुझसे अभी पूछना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर जी जी। सर नेट एक्सपेंस हम उसको क्यों कहेंगे? वो तो पिछला एक्सपेंस नहीं होगा, पिछले मतलब टाइम इंटरवल का। तो नेट हम उस एक्सपेंसेस का, प्रीवियस। नहीं नहीं, नेट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है, नेट एक्सपेंसेस अभी मैं आपको बताता हूँ नेट एक्सपेंसेस का क्या मतलब है। ठीक है, नेट एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि एक्चुअल एक्सपेंस। नेट सेल्स का मतलब क्या होता था? एक्चुअल सेल्स, याद यस। है? यस सर। एक्चुअल अमाउंट जो स्पेंड की हुई है। कभी कभार आप अमाउंट स्पेंड करते हो, कभी यस। कभार आप एक चीज बेचते हो वो वापस आ जाती है, तो जो चीज वापस आ गई उसको माइनस करते होते थे ना, याद आ गया? यस। तो नेट सेल्स निकालते वक्त तो कभी कभार आप कुछ पैसा खर्च करते हो, मगर वो चीज आप रिटर्न कर देते हो। यस। यस। फॉर एग्जाम्पल माइनस आपने माइनस। किराया, हाँ, इसलिए इसलिए नेट एक्सपेंस की टर्म यूज की है यस। कि एक्चुअल में जो आपका एक्सपेंस हुआ। ठीक है, अब ये ओके नेट सर। एक्सपेंस, हाँ, नेट एक्सपेंस की मैं आपको लॉजिक बताता हूँ यहाँ पे। MCQ 35 देखो जरा, और हम इसके सारे MCQs तसल्ली से करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। नादिर ट्रेडर कीप्स एन एनालाइज पेटी कैश बुक यूजिंग द इम्प्रेस सिस्टम। सिंपल याद, एनालाइज का मतलब होता है कि पेटी कैश बुक बनाता है बस। ठीक है, सिंपल सिंपल रख रहा हूँ मैं चीजें ताकि आप लोगों को MCQ सॉल्व करने में समझ। अब उन्होंने लिखे यूजिंग इम्प्रेस सिस्टम, द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 15,000, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट क्या है? 15,000। फॉलोइंग इन द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। 15,000 उसको इम्प्रेस्ड सिस्टम में हर महीने 15,000 मिलेगा नहीं, हर महीने 15,000 उन्होंने क्या करना है, मेंटेन रखना है। और उन्होंने आपको नीचे लिस्ट एक दी हुई है। ये जो बैलेंस है 15,000, ये तो आपको समझ आ रही है कि भाई ये तो इंटरेस्ट की अमाउंट है। बाकी जो ये सारी चीजें हैं, ये क्या चीजें हैं? ये आपको एक्सपेंसेस की डिटेल नहीं दी हुई? एक्सपेंसेस की डिटेल है ना? यस। तो अब मैं आपको बताता हूँ नेट एक्सपेंसेस कितने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट की अमाउंट है, इंटरेस्ट की अमाउंट है 15,000, और मैं आपको नेट एक्सपेंसेस बताता हूँ कितने हैं, नेट एक्सपेंसेस बताता हूँ कितने। ठीक है, इम्प्रेस्ड की अमाउंट या रिसीव हुए रिसीट, इम्प्रेस्ड की अमाउंट 15,000 है। ठीक है, रिसीव भी उसके पास कितने हैं पैसे पड़े? 15,000। इसमें से नेट एक्सपेंसेस कितने हैं अब देखते जाओ मैं कैसे। बॉट ऑफिस स्टेशनरी 2500 रुपए का एक्सपेंस है। पेड फॉर ऑफिस ट्रेवल 1250 का एक्सपेंस है। पेड फॉर रीफिलिंग ऑफ प्रिंटर कार्ट्रिजेस फॉर मार्केट फॉर प्रोक्योरमेंट स्टाफ, फ्रॉम मार्केट टू प्रोक्योरमेंट स्टाफ। प्रोक्योरमेंट स्टाफ को
जो स्टाफ चीजें खरीदता है उसको 5,000 रुपये पे किया, उन्होंने प्रिंटर कार्ट्रिजेस खरीदनी थी, तो खर्चा कितना हुआ? 5,000 रुपये आपने नोट कर लिया। इसको ध्यान से देखना, ये ट्रिकी है। कितने पैसे पे किए? 5,000 रुपये। फिर उन्होंने कहा, ध्यान से देखो, रिसीव फ्रॉम प्रोक्योरमेंट स्टाफ रिमेनिंग बैलेंस रीफिलिंग ऑफ प्रिंटर कार्ट्रिजेस। 5,000 रुपये आपने किसी को दिया प्रिंटर कार्ट्रिजेस के लिए, मगर वो प्रिंटर कार्ट्रिजेस कितने की आई? वो प्रिंटर कार्ट्रिजेस 5,000 की नहीं आई टोटल, वो 1,500 रुपये बच गए, यानी कि वो तो सिर्फ 3,500 की आई थी। तो एक्सपेंस आपका एक्चुअली कितना हुआ? 3,500। तभी तो 1,500 वापस आ रहा है। 1,500 क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो ये तो खर्चा हुआ ही नहीं है। तो 5,000 जो पे किया था, अगर आपने 5,000 सारा खर्चे में लिख दिया तो 1,500 तो खर्चा हुआ ही नहीं, तो 1,500 माइनस हो जाएगा। ये मतलब है नेट एक्सपेंसेस का। समझ आइए बात। तो अगर कोई चीज पैसे वापस रिसीव हो गए तो वो आपका खर्चा ही नहीं हुआ। पेड फॉर बिस्किट फॉर ओनर गेस्ट 700, बिस्किट के 700 लिख लेंगे। और परचेज स्टैम्प पेपर्स फ्रॉम मार्केट प्लस 2,000। अब आपके पास नेट एक्सपेंसेस आएंगे। मुझे बताओ कितने हैं? मुझे बताओ नेट एक्सपेंसेस कितने हैं? 9,950। 99। अब उन्होंने पूछा पेटी कैश बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2021 बिफोर रिप्लेनिशमेंट। बिफोर रिप्लेनिशमेंट का मतलब समझ आ गया? बिफोर रिसीट, यानी कि उसको पैसे मिलने से पहले पेटी कैश का बैलेंस क्या होगा? बहुत आसान बात है। कितना बैलेंस होगा? आपके पास शुरू में बैलेंस था, बैलेंस एट एंड कितना होगा? अगर बैलेंस एट स्टार्ट में से माइनस कर देंगे नेट एक्सपेंसेस। सिंपल बात है। यहाँ पर भी देख लें, बल्कि ऊपर वाले फॉर्मूले से चलते हैं। बैलेंस कैसे आएगा आपके पास? जो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट है उसमें से माइनस कर दो नेट एक्सपेंसेस। बैलेंस कैसे आएगा? ये जो आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट थी ना, उसमें से माइनस कर दो नेट एक्सपेंसेस। 15,000 आपको उन्होंने मेंटेन करके दिया था, आपने खर्चे कर लिए 9950 के, तो आपके पास बैलेंस आ गया। बैलेंस आ गया 5050। अब उन्होंने अगली बात ये पूछी, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, यानी कि जो पैसे दोबारा से अब रिसीव होंगे, वो जो पैसे रिसीव होने हैं वो कितने होंगे? उतने पैसे रिसीव होंगे जितने खर्च करती हैं। 5050 को दोबारा से 15,000 बनाना है तो कितने पैसे रिसीव होने चाहिए? 9950। 5050 को 15,000 दोबारा से बनाना है तो 9950। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो अब पैसे रिसीव होंगे, जो अब रिप्लेनिशमेंट होगी, रिप्लेनिशमेंट की जो अमाउंट होती है इज इक्वल टू, ये मैंने वर्ड, मुझे आदत नहीं है मुश्किल वर्ड यूज करने की, आपका एग्जामिनर यूज कर रहा है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। रिप्लेनिशमेंट की जो अमाउंट है वो इक्वल है नेट एक्सपेंसेस के। जितने उस बंदे ने खर्चे किए उतने पैसे उसको वापस कर दो, तो उसके बाद वही अमाउंट मेंटेन हो जाएगी, 9950। आपको ये बात पसंद नहीं आती तो आप कहें बैलेंस, जितना बैलेंस है इम्प्रेस्ड में से जितना बैलेंस है वो माइनस कर दें, वैसे भी आ जाएगा। इम्प्रेस्ड 15,000 है, 15,000 बनाना है, उसमें से बैलेंस कितना था? 5050 माइनस कर दें 9950 और दे दें। 5050 में 9950 और दे देंगे तो क्या हो जाएगा? दोबारा से क्या हो जाएगा? वो अमाउंट जो है वो 15,000 के इक्वल आ जाएगी। तो ये आंसर थे इसके, 9950 और 5050। अब इसको देख लो सुकून से, ध्यान से। अगर कोई चीज पूछने वाली है तो मुझसे पूछ लो। 35 MCQ, इसमें दो बातें पूछी।
सर रिप्लेनिशमेंट नेट एक्सपेंस के इक्वल कैसे हो सकती है? वो तो हमने रिकवर दोबारा लेनी है, तो फिर हमारा नेट एक्सपेंस कभी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। नेट तो एक्सपेंस ज्यादा रिमेनिंग हो सक किससे ज्यादा हो सकता है? मैं मतलब एक हम। बंदे को 15,000 कहता हूँ, मैं कहता हूँ इसने 15,000 के अंदर अंदर खर्चे करने हैं, ठीक है। यस। नेट एक्सपेंसेस का मतलब आप एक्चुअल एक्सपेंसेस लो ना। यस नेट सर। एक्सपेंस का मतलब एक्चुअल एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, तो 15,000 से ज्यादा का खर्चा कैसे कर सकता है वो? अगर मैं उसको 15,000 मेंटेन करके दे रहा हूँ हर महीने, तो वो 15,000 से ज्यादा का खर्चा कर सकता है? वो कर ही नहीं सर सकता। जितना उसे मतलब जरूरत होगी वो तो इतना ही करेगा, उससे ज्यादा तो नहीं करेगा। और मतलब बाकी रिमेनिंग बैलेंस भी तो बचेगा ही ना, तो वो नहीं हम इसमें काउंट हाँ कर रहे। नहीं, देखो ना, बात सुनो, एक बंदे को 15,000 रुपए दिए, ये अभी आप कह रहे हैं कि रिप्लेनिशमेंट के अमाउंट नेट एक्सपेंसेस के इक्वल क्यों है, ये सवाल है आपका? यस सर। ठीक है। मतलब साथ वो भी आनी चाहिए, रिमेनिंग बैलेंस भी आना चाहिए। अच्छा, ये सवाल है रिप्लेनिशमेंट की अमाउंट इक्वल टू नेट एक्सपेंसेस क्यों, बाकी क्लियर है? जी सर। अच्छा, देखो, एक बंदा था, यहाँ पे ये देखो, एक बंदे को हम 100 रुपए देते थे, ठीक है ना, ये इधर, जी जी ये सर। सिर्फ 30, 50 और 80 था ये। एक बंदे को 100 रुपए दिए, उसके पास 100 रुपए आ गए, उसने 100 रुपए उसको मिले और उसने स्पेंड कितने कर दिए? 30। उसके पास रह कितने गए? सर 70। अगर मैंने उस बंदे के पास दोबारा से 100 रुपए देने हैं, तो मैं उसको उतने पैसे दूंगा ना जितने उसने खर्च किए। जी एक बंदे सर। को मैं 100 रुपए देता हूँ और वो जी। खर्च कर देता है उसमें से 30। यस। 100 रुपए दिए, उसने कितने के पैसे खर्च कर दिए? 30। जी। अब जब मैं उसको दोबारा से पैसे दूंगा, उस बंदे को जो दोबारा से पैसे मिलेंगे, वो कितने पैसे मिलने चाहिए कि उसके बाद दोबारा 100 रुपए हो जाए? मतलब जितने बचे होंगे। जितने उसने खर्च किए, 70 रुपए बचे थे, 70 रुपए ही और दे देंगे, नो तो उसके सर, पास एक जितने सौ मतलब चालीस हो जाएंगे। नो सर, मतलब 100 में हाँ, से जितने बचे होंगे। 100 में से 30 रुपीज खर्च हो गए, यस सर। पीछे कितने बच गए? 70। 70 रुपए। ये बात क्लियर है? जी सर। 100 में से 30 रुपीज स्पेंड कर दिए, पीछे बच गए पैसे 70। हमने रिप्लेनिशमेंट ऐसे करनी है कि उसके पास दोबारा से कितने पैसे बन जाएं? 100। 100। 100। तो 100 रुपये अगर उसको हर महीने मेंटेन करके देना है, तो 100 में से जितने पैसे खर्च किए हैं, अगर वही पैसे उसको दे दें, यस। ओके सर। तो उसके पास 100 रुपये नहीं बन जाएंगे? जी सर, आगे मुझे समझ। आ गई है? तो जी जितने जी। पैसे खर्च हो गए, उतने पैसे उसको दोबारा यस। दे दोगे, तो रिप्लेनिशमेंट की अमाउंट हो जाएगी। ओके सर। चलो कोई, अभी तो और एमसीक्यूज है। Expenses payments which are not recorded in cash book are ऐसे payments which are not recorded in cash book are recorded in, जो पेमेंट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? जनरल जर्नल। जनरल जर्नल हो सकता है इसका आंसर? यस। जनरल जर्नल कैसे किया है? एक बच्चे का आंसर है यस। हमने कहा था ट्रांजैक्शन जो कहीं रिकॉर्ड नहीं होती, वो रिकॉर्ड होती है जनरल जर्नल में। यहाँ ट्रांजैक्शन की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है पेमेंट की। पेमेंट्स ने तो कैश बुक में जाना भाई, रिसीट और पेमेंट, जहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है, जहाँ पे कैश पे हो रहा है, उसने कैश बुक में जाना है। मगर अगर वो कैश बुक में नहीं लिखी हुई, तो वो कहाँ लिखी होगी? वो पेटी कैश बुक में लिखी होगी। ऐसे एक्सपेंस की पेमेंट जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती, वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती? पेटी कैश बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स डॉक्यूमेंट? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था ना, कि जो उसका एविडेंस होता है, जिस बेस पे रिकॉर्डिंग होती है। तो सेल्स इनवॉइस सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकता है, परचेज इनवॉइस सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेजर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर पेटी कैश बुक, तो इसकी बात आपने याद रखनी है, इसका आंसर डी है इनवॉइस। ठीक है, पेटी कैश बुक में रिकॉर्डिंग करने के लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो इनवॉइस होता है। इफ वी इशू अमाउंट टू रिप्लेनिश पेटी कैश बुक, रिप्लेनिश का मतलब रीफिल करना, देन इट इज रिकॉर्डेड इन, अगर हम एक अमाउंट इशू करते हैं कैश बुक को रीफिल करने में, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। वाह, बहुत स्मार्ट। देखो पेटी कैश बुक है, पेटी कैश बुक में अगर एक चीज रिसीट साइड पेटी कैश बुक में डेबिट हो रही है, जब रीफिल करेंगे ना तो पेटी कैश बुक को पैसे रिसीव होंगे, पेटी कैश बुक में डेबिट होंगे। मगर उसने कहीं असल कैश बुक में से तो निकलने हैं ना, कैश बुक में आमतौर पे ये बैंक के कॉलम से आउट हो रहे, तो बैंक तो क्रेडिट होगा, तो कैश बुक जो में से क्रेडिट होगा और पेटी कैश बुक में डेबिट होगा। जो अमाउंट भी पेटी कैश बुक में दी जाएगी वो असल कैश बुक से तो निकलेगी ना, असल कैश बुक में क्रेडिट होगी। Which of the following statement is correct? petty cash book must follow impressed system। must का मतलब है लाजमी, जरूर, एक ही रास्ता है। नहीं भाई, ये ऑप्शन गलत है। petty expenses may exceed impressed amount। petty expenses impressed amount से exceed नहीं कर सकता। अगर एक बंदे को 100 रुपए हर महीने मेंटेन करके दे रहे हैं तो 100 रुपए से ज्यादा के खर्चे कैसे कर सकता है? ठीक है, तो ये जी है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पेटी कैश बुक मे फॉलो इम्प्रेस सिस्टम, ये बात ठीक है। वो था मस्ट, सिर्फ इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करना, ऐसा नहीं है। मे फॉलो इम्प्रेस सिस्टम, पहला ठीक है। पेटी एक्सपेंसेस विल नॉट एक्सीड इम्प्रेस्ड अमाउंट, ये दूसरी बात भी ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी है। अच्छा चले, ये भी अच्छा है। अ बिजनेसमैन मेंटेन्स अ पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज रुपीज 500 ड्यूरिंग द मंथ, पेमेंट टोटलिंग रुपीज 300 वर मेड। एक बिजनेसमैन पेटी कैश बुक बनाता है अंडर इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस्ड अमाउंट ऑफ 500, पेमेंट्स कितनी है 300। हाउ मच अमाउंट विल बी रीइंबर्स्ड, रीइंबर्स्ड का मतलब भी कितना है कि कितनी अमाउंट उसको रिसीव होगी एट द एंड ऑफ द मंथ टू रीस्टोर द पेटी कैश टू द इम्प्रेस्ड अमाउंट। अब आपको पता है, आपको पता है क्या क्या शॉर्टकट है? क्या शॉर्टकट, जितने उसने पेमेंट्स की हैं उतने ही अमाउंट उसको दे दो। जितनी उसने पेमेंट्स की हैं, जितने उसने नेट एक्सपेंसेस किए हैं, उतनी ही अमाउंट उसको रिइंबर्स कर दो, दोबारा से इंटरेस्ट मेंटेन हो जाएगा। Which of the following statement describe the nature of weekly impress system for petty cash? Which of the following statement describe the nature of weekly impress system for petty cash? कौन सा सिस्टम डिस्क्राइब करता है वीकली इम्प्रेस सिस्टम फॉर पेटी कैश? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वीकली पेटी कैश एक्सपेंसेस डिफाइंड। नहीं भाई, एक्सपेंस की अमाउंट डिफाइन नहीं होती। फॉर मेंटेनिंग अ फिक्स्ड फ्लोट, फिक्स्ड फ्लोट का मतलब फिक्स्ड अमाउंट समझ लें। फिक्स्ड अमाउंट मेंटेन करने के लिए एन अमाउंट इक्वल टू वीकली एक्सपेंसेस इनकर्ड इज रीइंबर्स्ड। रीइंबर्स्ड का मतलब वही रीफिल कर दी जाती है, रिसीव होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन मुझे ठीक लग रही है। यस, बी ऑप्शन है। फिक्स्ड अमाउंट मेंटेन करने के लिए जितने एक्सपेंसेस हुए होंगे उतनी ही अमाउंट रीफिल कर दी जाएगी। सी और डी नहीं है इसका आंसर। बिजनेस ट्रांसफर इक्वल अमाउंट ऑफ पेटी कैश बैलेंस एट रेगुलर इंटरवल, ये तो फिक्स्ड सिस्टम की बात हो रही है। ये तो फिक्स सिस्टम की बात हो रही है और हम जो है हम इम्प्रेस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए डी आंसर भी नहीं है। प्रॉपर ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्सपेंसेस, नहीं भाई, इतनी ऑथराइजेशन ही चाहिए होती है हर एक्सपेंस के लिए, क्योंकि छोटे खर्चे होते हैं। हर छोटी छोटी बात पे बड़ी बड़ी ऑथराइजेशन नहीं चाहिए होती पेटी कैश में।
चीजों को रिकॉर्ड करने के। 44 बताओ, 44 का आंसर कौन बताएगा? 150 सर। कितना? 750। 750? क्या बात है यार, तुम तो पढ़ने वाले बच्चे बन गए हो। सही है 750। देखो, उन्होंने बात की कि भाई फ्लोट इज मेंटेन्ड एट 1000 ड्यूरिंग फरवरी, सादिया हैज मेड पेमेंट ऑफ 650,000 एट द एंड ऑफ फरवरी, इट इज डिसाइडेड टू इंक्रीज द फ्लोट बाय 1000। वैसे अगर इंक्रीज वाली बात ना होती तो जितने आपने पेमेंट की होती है वही वही अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होती है, यानी कि 650। मगर अब क्योंकि आपने फ्लोट इंक्रीज करना था इसलिए आपने इसमें मजीद 100 ऐड कर दिया और ये आपके पास आंसर 750 आ गया। ये सिंपल सा सवाल था आपके पास। बाकी ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आप घर से करेंगे ट्राई। मैं चाहता हूँ आप ये घर से करके आए। 47, 46, 45, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जितने एमसीक्यूज हैं, तमाम एमसीक्यूज इस चैप्टर के अब आपके होमवर्क हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी कंफ्यूजन होगी, जो मसला परेशानी होगी, कल आप मुझसे क्लास में पूछो, मैं इंशाल्लाह उसको एड्रेस करूंगा। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, टॉपिक नंबर 4, ठीक है। आज के लेक्चर में से किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। ठीक है भाई, इजाजत है। सर हम स्लो जा रहे हैं या आगे चैप्टर छोटे हैं? आगे चैप्टर्स ठीक हैं। अच्छा, इस बात को एड्रेस कर देते हैं। शुरू वाले चीजों में ना बेस बनानी होती है। जो पहले 3 टॉपिक्स थे ना, इनमें बेस बनानी थी। ये स्लो गए, मुझे पता है ये स्लो जाते हैं। आगे वाले चैप्टर्स कुछ छोटे भी है। नंबर 2, बेस बनी होगी तो उसके ऊपर इमारत खड़ी करना आसान है। तो अगले चैप्टर्स हमारे इंशाल्लाह स्पीड में हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ घंटे पीछे हैं अपने सिलेबस से, मगर वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, वो इंशाल्लाह हम उसको कोप अप कर लेंगे। मगर मुझे परेशानी नहीं है अगर आपको सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो अगर ये पहले 3 टॉपिक्स जो थे ना, ये बेस थे, तो इसलिए इनमें टाइम लगता है। इसके बाद जो अगले 5 टॉपिक्स हैं वो थोड़े लंबे हैं, उसके बाद सारे टॉपिक्स बहुत छोटे हैं। तो इतने लंबे नहीं है कि हो ना सके, मगर उनमें हमारी स्पीड तेज होगी एज कम्पेयर टू जो हमने पहले 3 टॉपिक्स पढ़े, क्योंकि इसमें मैंने आप सब बच्चों की बेस बनानी है। तो इसकी आपने टेंशन ही नहीं लेनी। सिलेबस आपका बड़े टाइम पे इंशाल्लाह और बड़ी अच्छी तरह कवर होगा, क्योंकि मेरी आदत है कि भाई मैंने आपको हर चीज़ पढ़ानी होती है, तो कोई चीज़ छोड़नी नहीं है मैंने, तो इसलिए उस पर परेशान ना हो। और कोई बात किसी ने डिस्कस करनी है? अच्छा हुआ इलियास आपने पूछ लिया, ताकि बाकी सब बच्चों को क्लैरिटी आ जाए। परेशान नहीं होना, बस जितना पढ़ लिए उसके ऊपर आपने ग्रिप रखनी है बस, ठीक है। देखो यही वजह है आपको अकाउंटिंग सबसे ज्यादा आसान लग रही है, मुझे पता है, ठीक है। ऐसे ही है ना, मुझे पता है तुम लोगों को बाकी पीआरसी के जितने सब्जेक्ट हैं उनमें अकाउंटिंग सबसे ज्यादा आसान लग रही है। हालांकि आईक्यूब का रिजल्ट अकाउंटिंग में सबसे गंदा आता है, पता है इस बात का? आई कैप के अंदर अकाउंटिंग का रिजल्ट सबसे गंदा आता है और तुम लोगों को अकाउंटिंग सबसे आसान लग रही है। तो इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है आसान बनाने की। तो उस आसान बनाने पे ना कभी कभार मुझे स्पीड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। उसको आसान बनाने के लिए मुझे स्पीड को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, तुम लोगों को मैंने वो उसकी एनवायरनमेंट में लाना था। तो इंशाल्लाह, मगर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों का पहला सेक्शन ही है, मैंने काफ़ी सेक्शंस पढ़ाए हुए हैं। यही अप्रोच है मेरी सारे सारे सेक्शंस में, ठीक है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। और मेरे कुछ ऐसे बैचेस भी हैं जिनका 100% रिजल्ट आया है, 90%, 100% रिजल्ट आता है मेरे बैचेस का।
तो इसलिए आप लोगों ने कोई परेशान नहीं होना, बस 3 काम कर लो। जो बच्चा ये 3 काम करता है उसका पेपर अल्हम्दुलिल्लाह फेल नहीं होता। करने पेपर तो पास अल्लाह की रहमत से और अल्लाह की मदद से होना है, और अगर अल्लाह चाहेगा तभी होना है। मगर अगर प्रोसेस को फॉलो करें ना, अगर पास ट्रेंड को देखें, तो जो बच्चा, मुझे अभी तक अपना कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला, नंबर 1 जो क्लासेस में, होमवर्क में और टेस्ट में रेगुलर हो और उसका पेपर फेल हो गया हो। तो इसलिए आपने बस ये 3 चीजें पकड़ लेनी है, पेपर आपका इंशाल्लाह पास हो जाएगा। जी इलियास, बताओ क्या सवाल है आपका। कुछ कहते हैं कि पीआरसी के 5 पेपर इकट्ठे देने में मुश्किल होती है, इसमें कितनी हकीकत है। कोई मसले की बात नहीं है। 5 पेपर देने वालों की सबसे ज्यादा परसेंटेज है पास करने की। पेपर वो पास होता है जिसकी तैयारी होती है। अब वो 5 पेपर्स हों, 3 पेपर्स हों, 2 पेपर्स हों, ठीक है, तो 5 पेपर्स की अगर आप तैयारी कर लोगे ना तो पेपर पास हो जाएगा। दूसरी बात आप लोग समझ लो, आप लोगों को बहुत सारे लोग तंग करेंगे। देखो, पेपर पास ऐसे नहीं होता। देखो, एग्जाम जब आप कर रहे होते हो ना, तो ऐसे नहीं होता बच्चों कि आप जैसे कहते हो ना 2+2=4 होता है। ये जब 2+2=4 होता है और आप कहते हैं जी 4+4=8 होता है, तो इसका मतलब है कि अगर 5 पेपर्स हैं, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि यार देखो, एक जगह है हम 5 पेपर्स पढ़ रहे हैं, एक जगह है हम 3 पेपर्स पढ़ रहे हैं। तो पर पेपर हमने अगर 10 आवर्स पढ़ना है, अगर हम 5 पेपर्स पढ़ते हैं, अगर 3 पेपर्स पढ़ते हैं, लेट सपोज, और हम 3 घंटे पढ़ते हैं, तो हम 3+3+3 हम पढ़ लेंगे 9 घंटे। और अगर हम 5 पेपर्स पढ़ते हैं तो हमने पढ़ने तो 9 घंटे ही हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 9 को डिवाइड बाय 5 कर देते हैं। इसका मतलब है हमारे पास पढ़ने के लिए कम टाइम बचेगा। 9 डिवाइडेड बाय 5 करके दिखाता हूँ। तुम कहोगे ऐसे हर 1.8 प्लस 1.8 प्लस 1.8 प्लस 1.8 प्लस 1.8, अगर 5 पेपर रखेंगे और हमारे पास 9 घंटे होंगे, तो हम पढ़ेंगे हर हर पेपर के हिस्से में आएगा 1.8 घंटा। और अगर हम 3 पेपर उठा लेंगे, तो लेट सपोज हर पेपर के हिस्से में आएंगे 3-3 घंटे। आपको बात समझ आ रही है। तो बच्चों, मैं वही बात बता रहा हूँ, ये चीज 4+4=8, 2+2=4 की तरह नहीं होता। आपका दिमाग ऐसे नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, आप अगर 3 पेपर रखोगे तो आप 9 घंटे नहीं पढ़ोगे, याद रखना। आप अगर 3 पेपर रखोगे ना, आप अगर 3 पेपर रखोगे तो आप 9 घंटे नहीं पढ़ोगे। आप मैक्सिमम 2+2+2 ले जाओगे, 6 घंटे पढ़ लो। बाकी आप अपना रिसोर्स जाया कर दोगे। एक लिमिट होती है ना टाइम की, एक दिमाग की लिमिट होती है। दिमाग रिलैक्स हो जाएगा और आपको क्या होगा, आपको सुस्ती की आदत पड़ जाएगी, आपको रिलैक्स मोड में रहने की आदत पड़ जाएगी, और अल्टीमेटली आपसे फिर ये 2 घंटे भी नहीं पढ़ा जाएगा। जिसकी वजह से अगर आप 5 पेपर्स पढ़ते हो तो आप एक्टिव रहते हो, आप एनर्जेटिक रहते हो, आप पढ़ते रहते हो, आप सुस्त नहीं होते, जिसकी वजह से पेपर्स पास होते हैं। एक पेपर है ना, उसको 2 घंटे पढ़ लोगे, 3 घंटे 4 घंटे एक पेपर को नहीं आप दे सकते। तो ये बातें हैं भाई। तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल कोई कहते हैं कि अगर मैं एक पेपर दूंगा, इसका मतलब है मैं 9 के 9 घंटे वो एक पेपर पढ़ूंगा। नहीं होगा ऐसे, आप पढ़ोगे नहीं, आप 1 घंटा ही पढ़ोगे, तब भी 1 घंटा पढ़ोगे। तो अगर आपने सोचा ना आपने 1.8 घंटा पर सब्जेक्ट देना है, लेट्स सपोज 2 घंटे पर सब्जेक्ट देने हैं, आपके 4 पेपर हो, 5 पेपर हो, 3 पेपर हो, 2 पेपर हो, एक पेपर हो, आप 2 घंटे ही पढ़ोगे। ये बात मैं आप सब बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी टाइम में आप रिलैक्स हो जाओगे, आप कोई और काम कर रहे होगे अपना। सीए स्टूडेंट को एक दिन में 9 घंटे पढ़ना चाहिए, सवाल आया। मैं आपको बताता हूँ सीए स्टूडेंट को एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए। सीए स्टूडेंट को अपनी क्लासेस में, होमवर्क में, टेस्ट में रेगुलर होना चाहिए, जिससे उसकी क्लासेस में और होमवर्क में रेगुलर हो जाए, और जितना पढ़ने से उसके टेस्ट में पासिंग नंबर आ रहे हैं सीए स्टूडेंट को उतना पढ़ना चाहिए। अब कुछ बच्चों को वो 9 घंटे में हो जाएगा काम, कुछ बच्चे वो 5 घंटे में कर लेंगे, कुछ बच्चे 10 घंटे लगाएंगे। हर एक बच्चे की अपनी अपनी स्पीड है, ठीक है।
आपने अपने हर टेस्ट के साथ अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। अगर आपके टेस्ट में 80-90% आ रहे हैं, आप सही जा रहे हो। अगर आपके टेस्ट में खराब नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको टाइम ज्यादा देने की जरूरत है। तो इस तरह करके आप अपना टाइम सेट करोगे। हर बच्चा डिफरेंट पेस पे चलता है। कुछ को न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जल्दी समझ आता है, उनका उधर टाइम बच जाता है। कुछ को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जल्दी समझ आता है, कुछ को रट्टे में टाइम लगता है। तो हर बच्चे की नेचर डिफरेंट है। सर लेक्चर टाइम को भी इंक्लूड करते हैं। देखो यार, मैं एक बात बताऊं, मेरा ना, मैं क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी पे चलता हूँ। क्वांटिटी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे चलता हूँ। मैं क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे चलता हूँ। मैं आवर्स में, मैं कहता हूँ बच्चों को, एक सिंपल एक इक्वेशन दे देता हूँ कि यार जितने सब्जेक्ट्स हैं ना उतने घंटे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो एटलीस्ट आपने डेली के 5 घंटे तो देने हैं। तो ये एक मैं वैसे बात कर देता हूँ ताकि आपको एक मिनिमम टाइम का पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आपने डेली 5 आवर्स पढ़ना है, ठीक है। ये मिनिमम टाइम है आफ्टर क्लासेस, ठीक है। ये मिनिमम टाइम है, कम से कम टाइम है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटे पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट है तो 3 घंटे पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट है तो 2 घंटे पढ़ना है, क्लासेस के अलावा। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ हैविंग सेड दैट, मैं ये कहता हूँ कि आपने क्लासेस, होमवर्क और टेस्ट में रेगुलर होना है। रेगुलर होना है। अगर आप टेस्ट देते हैं और आपको लगता है कि यार आप इतना टाइम दे भी रहे हो मगर आपके पास टेस्ट में नंबर नहीं सही आ रहे, आपको टाइम ज्यादा करना है। अगर टेस्ट में नंबर नहीं सही आ रहे, फिर आपको इस मिनिमम टाइम को ज्यादा करना है। और अगर आप 5 की बजाय 4 घंटे पर डे दे के भी टेस्ट में अच्छे नंबर अचीव कर रहे हो तो आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो। कोई मसला नहीं, आप जाते रहो, ऐसे ही जाते रहो, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। और अगर आपको मैं एक और टिप बता दूं, अपना टाइम स्पेंड किया करो अपनी इंग्लिश, इंग्लिश प्लस मैथ्स। ये आपका जितना अच्छा होगा ना, इंग्लिश में क्वेश्चंस की कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चंस को समझना जितना बेहतर तरीके से करोगे, उतना ही आपको सीए में बूस्ट मिलेगा। नहीं तो मैंने सीए में बहुत मेहनत करने वाले बच्चे देखे हैं, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, उनको क्वेश्चंस की समझ नहीं आती, जो आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ जो डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन आता है वो बच्चे उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो बच्चे ज्यादा मेहनत करने की वजह से भी पेपर फेल कर लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं सीए में, पीआरसी लेवल पे भी, कैफ लेवल पे भी, जिनका जो मेहनती तो बहुत है मगर वो डोंकी वर्क कर रहे हैं, वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। स्मार्ट वर्क तब होगा जब वो अपने इंग्लिश और मैथ्स को बेहतर करेंगे। क्वेश्चन का जो आंसर क्वेश्चन में पूछा गया, अगर आप वो एड्रेस नहीं करोगे और आप कोई और आंसर लिखाओगे और आप 4-4 5-5 शीटें भी भरोगे, तब भी आपको नंबर तो नहीं देगा ना एग्जामिनर। तो क्वेश्चन पूछा कुछ होता है, बच्चे आंसर कुछ कर रहे होते हैं। एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट कुछ होती है, बच्चे आंसर कुछ कर रहे होते हैं। लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ अटेंशन और लैक ऑफ क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स की वजह से एक काम होता है। यानी कि एट द एंड उसके बैक हैंड पे सारी चीजें, या तो आपका फोकस नहीं होता बच्चों का, फोकस प्रैक्टिस करने से आता है, या बच्चे क्वेश्चंस को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते कि एमसीक्यूज वगैरह में बच्चों से या क्वेश्चंस में एग्जामिनर ने पूछा क्या है। तो जब ये दो चीजें नहीं होती तो फिर मार्क्स करते हैं। तो आपने एट द सेम टाइम अपने इंग्लिश और मैथ्स को भी बेहतर करना है। जो आपका बीडब्ल्यूसीएस का सब्जेक्ट है, जो आपके बाकी पीआरसी के सब्जेक्ट्स हैं, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन पे भी आप लोगों ने मेहनत करी। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को मैसेज है। और अगर किसी और ने कोई और बात भी पूछनी है तो वो भी पूछ सकता है। पीपल से सीए का सिलेबस क्वेश्चन है, क्या फर्क पड़ता है तला, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार। सही है। लोगों को कहने दो यार, लोगों को कहने दो, मुश्किल है, यही तो मजा है। हम लोग कर लेंगे, हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। जो बच्चा 3 काम कर रहा है उसके लिए सीए मुश्किल नहीं है ना, और उसके साथ साथ उसको इंग्लिश और मैथ्स आती है, उसको
इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं मुझको मुश्किल, वो कॉम्प्रिहेंड कर सकता है क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, उसके लिए मुश्किल नहीं है। लोगों को समझने दो यार, अच्छी बात है। चलो, और कोई बात? ठीक है जी, ख्याल रखें अपना, मुलाकात होती है आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।